Afternoon, students. So I am discussing a sample paper for pre-board division. This is a sample paper which we will be discussing in this video. You can see that the question paper is divided into 5 sections A, B, C, D, E. And A section is having 16 questions of 1 mark, and B section is having 5 questions of 2 marks. C section is having 7 questions of 3 mark. D is having 2 case-based study questions, 4 marks, and section E is having 3 questions of 5 marks. Same is the board pattern. So आपको इसको फॉलो करना है. क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं. पहला क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम द फीमेल ओवरी इज नोन एज. क्या कहा जाता है जब एग रिलीज होता है ओवरी से? तो ओव्यूलेशन कहा जाता है. तो आंसर इज डी पार्ट. द स्टोन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड. स्टोन प्रोटीन कौन से अमीनो एसिड्स में रिच होते हैं? तो लाइसिन एंड आर्जिनिन. This, they are rich in positively charged amino acid, that is lysine and arginine. Which hormone influence ovulation inside female body? कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन को इन्फ्लुएंस करता है? एलएच सर्ज. आपको पता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सर्ज की वजह से ही ओव्यूलेशन होती है, रिलीज ऑफ एग होता है. व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ रिकैप्सुलेशन थ्योरी? रिकैप्सुलेशन थ्योरी क्या कहता है? ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी. एंड ये बोलता है कि जो एम्ब्रियो में जो स्टेजेस होते हैं वो अडल्ट के स्टेजेस के तरह होते हैं. और ये while a person is suffering from malaria, rupture of RBC is release of hemozoin. तो आपको पता है मलेरिया से सफर करने पर आरबीसी जब टूटते हैं तो hemozoin नाम का सब्सटेंस रिलीज होता है. Which group of the cells in the male gonad form the following groups? इनमें से कौन से सेल्स मेल हार्मोन बना? मेल गोनाड में से हैप्लॉइड सेल्स को बताना है कौन सा ग्रुप हैप्लॉइड सेल्स को शो करता है. तो इसमें जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनका क्रोमोसोम नंबर आधा होता है, तो इन्हीं को बोला जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को. हैप्लॉइड सेल रिप्रेजेंट करते हैं. ट्राइकोडर्मा स्पीशीज फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. रूट सिस्टम्स में कॉमनली ये कहाँ पर मिलेंगी हमें? दे आर फाउंड द फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम. फंगी की कैटेगरी की है ये, बिकॉज आपको पता होना चाहिए फंगस इज ऑल्सो फाउंड इन द रूट्स. Why are the given images following smaller fragments forward in comparison to the larger fragments? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का असेंबली आपको दिख रहा है, इस पे जेल पे रन हो रखे फ्रैगमेंट्स आप देख रहे हो. ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट सबसे आगे फॉरवर्ड क्यों है जेल में, लार्जर फ्रैगमेंट्स पीछे क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्मॉलर फ्रैगमेंट्स डीएनए रन फास्टर. तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि जो छोटे सेगमेंट्स होते हैं वो इनके जेल के पोर से आगे की तरफ जल्दी जल्दी मूव करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Which of the following shows estivation? इनमें से कौन से एनिमल एस्टिवेशन शो करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन. वो शो करते हैं snails and some fishes. And orchid is growing as an epiphyte on mango branch is an example of. किसका एग्जाम्पल है ऑर्किड? तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ एपिफाइट की तरह जो ग्रो हो रहा है मैंगो ब्रांच पे. कमेंसलिज्म. अगर एपिफाइट है तो मैंगो के ट्री पे जस्ट डिपेंड है, पर मैंगो के ट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ना उससे वो नरिशमेंट देता, बस एपिफाइट की तरह ग्रो करता है. द ग्रेट नेचुरलिस्ट अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट इक्वेशन दी थी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की इन्होंने. तो उसका क्या इक्वेशन क्या थी? तो log s is equal to log z plus z log
S is equal to log C plus Z log A, B वाला जो log S is equal to log C plus Z log A। रॉबर्ट मे ने ग्लोबल स्पीशीज को कितना एस्टिमेट किया था? तो यू शुड नो दैट इट शुड बी 7 मिलियन स्पीशीज। क्वेश्चन 13 to 16 assertion रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको उसमें देना है आंसर उस हिसाब से। तो 13 क्राई जीन एक्सप्रेशन क्रॉप इज रेजिस्टेंट टू अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, ये असर्शन है। क्राई जीन एक्सप्रेसिंग क्रॉप इज रेजिस्टेंट टू ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। रीजन है कि क्राई प्रोटीन बैसिलस thuringiensis से बनता है जो कि टॉक्सिक होता है लार्वा के सर्टेन इंसेक्ट्स के। तो ऐसी क्रॉप जिनमें हमने क्राई जीन डाल दिया है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के। ट्रू है, एंड रीजन भी ट्रू है क्योंकि इसके अंदर क्राई प्रोटीन बनाता है वो जीन जो बैसिलस thuringiensis के वजह से आया है वो क्राई प्रोटीन, और वो टॉक्सिक भी होता है लार्वा के लिए। तो इट इज ए शुड बी द आंसर के असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, एंड ए देंगे हम इसका आंसर, एंड reason is the correct explanation of the assertion. Next, modern Homo sapiens arose during Ice Age between 75,000 to 10,000 years ago. Reason is cranial capacity of the Homo sapiens is 1400 cc. So cranial capacity वाला statement तो true है, but assertion true नहीं है, तो we will go with D. Assertion is false, reason is true. Assertion the spleen is large bean-shaped organ mainly contains lymphocytes and phagocytes. तो बीन शेप ऑर्गन होता है, लार्ज ऑर्गन होता है स्प्लीन, और ग्रेवयार्ड भी होता है वो व्हाइट ब्लड सेल्स का। रीजन क्या है? इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ माल्ट। माल्ट का पार्ट नहीं होता, ये म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फा टिश्यू का पार्ट नहीं होता, तो रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। तो इसमें हम सी ऑप्शन देंगे आंसर में। Assertion the aquatic organism in which osmotic concentration, temperature of body change according to ambient condition of water are referred to as conformers. तो ऐसे aquatic organism जिसके osmotic concentration, temperature body का change हो जाता है surrounding से, उन्हें conformer कहते हैं, तो ये true है। Reason the organism are able to maintain homeostasis through thermoregulation, तो conformer thermoregulation नहीं कर पाते, तो ये false है। तो assertion is true and reason is false. लैक्टेशनल एमनीरिया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इसके दो डिसएडवांटेज, इसके दो एडवांटेज बताओ, ये क्वेश्चन है 17। लैक्टेशनल एमनीरिया इज द एब्सेंस ऑफ menstrual cycle during the woman is producing milk. This is lactational amenorrhea, or it is contraceptive method. Naturally, here the egg is not produced ovulation due to high female hormones. तो इसके दो एडवांटेज है कि it is a safe natural method for the contraception. No unnecessary side effects in the medicines are required, and it is we can say health wise also advantageous for the both the partners. What are the major differences between simple stir tank bioreactor and sparse stir tank bioreactor? मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर में, स्पार्स स्टर टैंक बायोरिएक्टर में? तो आपको दोनों टैंक्स के बारे में इमेज पता है उनकी, सिंपल स्टर टैंक और स्पार्स टैंक में हम एक इमेज देख भी सकते हैं।
तो ये कुछ इमेजेस हैं आपके एनसीईआरटी की. दिस इज द image of sparge tank bioreactor. And simple stir tank bioreactors image also we will see. Difference between them is also given. Increased surface area for oxygen transfer. You can see sparge tank bioreactor में ज्यादा surface area होता है oxygen transfer. Bubble oxygen increase the area of the oxygen होता है यहाँ पर. And simple stir tank bioreactor का difference, one main difference is the sparge tank bioreactor has more surface area. This is only the important difference कि sparge tank bioreactor में ज्यादा surface area होता है ऑक्सीजन ट्रांसफर का देन सिंपल stir tank bioreactor. बायोरिएक्टर लार्ज वेसल होते हैं जो लार्ज स्केल कल्चरिंग ऑफ सेल्स को और स्पेसिफिक जीन प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. बायोरिएक्टर लार्ज वॉल्यूम्स 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन क्वांटिटीज ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स. तो बहुत सारे एडवांटेज होते हैं बायोरिएक्टर्स के. हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट को पा सकते हैं. बायोरिएक्टर ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, ऑक्सीजन, एरोबिक कंडीशंस. The most common used aerobic bioreactors are stir-type bioreactors, which contain two types, simple and sparge. Most common stir-type के bioreactor होते हैं जिसमें स्टीरिंग होती रहती है हमेशा कंटिन्यूसली सब्सटेंसेस की. और जो दो तरह के होते हैं, सिंपल और स्पार्ज्ड वन. स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर में स्टेराइल एयर को बबल किया जाता है थ्रू द कल्चर मीडियम with the help of sparger, which is not done in the simple stir tank. Simple stir tank में बबल नहीं किया जाता, जबकि sparged tank में बबल किया जाता है. So this is the main difference. And बबल करने से होता क्या है कि स्पार्ज टैंक में इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर. कल्चर वेसल में ऑक्सीजन ट्रांसफर बहुत आराम से हो जाता है. सिंपल स्टर टैंक का डायग्राम अगर देखो तो आपको यहाँ पर दिखेगा. ये सिंपल स्टर टैंक का है. एसिड बेस कंट्रोल, पीएच कंट्रोल का यहाँ पर पॉइंट है. मोटर है, मोटर से कनेक्टेड एक सेंट्रल रॉड है जिसके अंदर फोम ब्रेकर, फ्लैट ब्लेड, इम्पेलर, कल्चर ब्रॉथ को रोटेटर, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, स्टेराइल एयर, ये सब इसके अंदर आते हैं. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सबको. नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन एंड आंसर्स. 17 क्वेश्चन डिस्कस हो गया था. So this is 17th question. 18th question is what are the major differences? Differences क्या है major? Simple start है. 18th question हमने कर लिया है. और इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन था, ये लैक ZYA का और लैक ओपेरॉन का. प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर के फॉर्म में जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया है और ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पा रहा और आराम से जो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज है वो लैक एमआरएनए को एक्सप्रेस कर रही है. यहाँ पे हमें दिख रहा है डायग्राम में. तो यहाँ पर क्योंकि रिप्रेसर एमआरएनए बना उससे रिप्रेसर प्रोटीन बना, पर क्योंकि रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया बिकॉज लैक्टोज प्रेजेंट था मीडिया में, तो इसका स्ट्रक्चर बदल गया. तो ये यहाँ पर जाकर इसको इनएक्टिवेट नहीं कर पाया. इस वजह से आरएनए पॉलीमरेज आई और उसने यहाँ पर लैक एमआरएनए बनाया है, बीसीडी इंजाइम्स भी बनाई. तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ABCD है क्या अबव डायग्राम में. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट. तो ए यहाँ पर क्या है, लैक्टोज है जैसे आप जानते हो, जो कि को रिप्रेसर की तरह काम करता है, रिप्रेसर को और ऑपरेटर पे जाने से रोकता है. एंड बी जो आपका है गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज. ये एंजाइम्स हैं अलग अलग 3 एंजाइम्स जो ओपेरॉन से बनती हैं. सी इज द permease enzyme and D is the transacetylase enzyme. तो C permease enzyme है,
जो कि लैक्टोज को अब मेम्ब्रेन के अंदर परमेबिलिटी बढ़ाती है लैक्टोज की. सो इट इज अ परमेज एंजाइम एंड डी इज द ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम. तो ये तीनों एंजाइम थे. लैक्टोप्रोन आपको यहाँ पर याद रखना है. लैक्टोप्रोन की इमेज और देख लेते हैं हम. फिर तो यहाँ पर हम देख रहे हैं देयर आर स्ट्रक्चरल जीन्स. ZYA जीन्स जो हैं, हम इनका नाम देखना चाहें तो दीज आर द जीन्स विच आर इन्वॉल्व इन द these are these are involved in the metabolism of lactose. तो यहाँ पर आप देख रहे हो ए, जो ZYA में जो ए दिया था वो तो आपको रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जो लग रहा था वो लैक्टोज था ए. बी जो था वो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज थी. सी आपका परमेज थी और डी आपकी ट्रांसएसिटाइलेज थी. तो ये तीन एंजाइम्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर ए लैक्टोज था जो रिप्रेसर पे बाइंड हो रहा था. इसको यहाँ पर बाइंड होने से रोक रहा था जिसकी वजह से ये यहाँ बाइंड नहीं हो पा रहा था. फिर ये लैक्टोज ए था. बी आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज था. सी आपका परमेज एंजाइम थी. एंड डी आपकी ट्रांसएसिटाइलेज थी. तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए ये सब डायग्राम. तो हम वापस अब अपने क्वेश्चन पे आएंगे. What is the haplodiploidy mechanism of sex determination? Haplodiploidy mechanism क्या होता है? इंसेक्ट्स में देखा जाता है ये हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म. सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में भी देखा जाता है. इसमें जो मेल इंसेक्ट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं फॉर बिकॉज उसके अंदर एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है. तो हम हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म सेक्स डिटर्मिनेशन का देख सकते हैं. It is a type of sex determination in which male is haploid and the female is diploid. Haplodiploidy occurs in some insect like bees, ants, wasps, and male insects यहाँ पर क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. फीमेल इंसेक्ट यहाँ पर डिप्लॉइड होती हैं. तो हैप्लोडिप्लॉइडी इन हनी भी यहाँ पर दे रखा है ये हमें. Haplodiploidy occurs in some insect like bees, ants, wasps. Male insects are haploid because they develop from parthenogenetically unfertilized egg से ही develop होते हैं. तो जब unfertilized egg से develop होंगे तो आपको पता है haploid रहेंगे वो. And the female is anechotoky or anechotochous parthenogenesis. Meiosis does not occur during the formation of sperm. तो यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म आपको पता चल गया. Now again coming to the question, what is the role of primary lymphoid organ in immune system? Immune system में primary lymphoid organ का क्या system का रोल है? तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आपको पता होने चाहिए, बोन मैरो और थाइमस. तो दो आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं. बोन मैरो में बोन्स के अंदर, लॉन्ग बोन्स के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है बोन मैरो, उसके अंदर बी सेल्स बनते हैं. वैसे तो बोन मैरो में सारे ब्लड सेल्स बनते हैं बट बी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन एंड फॉर्मेशन बोथ अकर इन द बोन मैरो. एंड टी लिम्फोसाइट्स फॉर्मेशन इन द थाइमस. मतलब फॉर्मेशन तो बोन मैरो में बट मैच्योर इन द थाइमस. तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में दो ही आते हैं,
and in that we should know that in प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का अगर हम डायग्राम देखें तो वी कैन फाइंड इट बोन मैरो और थाइमस ऑर्गन बोन मैरो फॉर्मेशन करती है सभी ब्लड सेल्स की बी और टी सेल्स की बट दो थाइमस इज हेल्पिंग इन द maturation of the T cells. तो दिस वी शुड लर्न दैट बोन मैरो हिमेटोपोटिक स्टेम सेल से बहुत सारे सेल्स बनाती है एंड जो थाइमस होता है विच इज अ लिम्फोइड ऑर्गन नेक्स्ट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन उसके अंदर जो थाइमस के अंदर टी सेल्स मैच्योर होने जाते हैं तो टी सेल्स आर दिस इज थाइमस इसके अंदर आप देख रहे हो कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में बोन्स में तो बी सेल्स तो बोन में ही बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाएंगे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करेंगे बट जो टी सेल्स होंगे ब्लू करके जो सेल्स यहाँ पर देख रहे हो आप यहाँ पर थाइमस में मैच्योर होंगे वो और बी बर्ड्स में तो बर्ड्स आर फेब्रिशियस में करते हैं पर ह्यूमंस में जो बी सेल्स हैं वो बोन मैरो में ही डेवलप होते हैं बी सेल्स मैच्योर इन द बोन मैरो सेल्फ बट थाइमस में टी सेल्स मैच्योर होते हैं तो ये इनका डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे भी आप देख रहे हो लिम्फोइड ऑर्गन प्राइमरी दो हैं बोन मैरो एंड थाइमस एंड बाकी सेकेंडरी हैं एडिनोइड्स एंड tonsils, lymph nodes, spleen, Peyer's patches, appendix, lymph nodes, ये secondary हैं. Primary are bone marrow and thymus. Secondary are spleen, tonsils, mucosal associated spleen, lymph nodes, ये क्या होते हैं सेकेंडरी होते हैं तो इनका रोल आपको पता चल गया हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं why what is r in the population equation dn by dt rn so r is the natural rate of increase intrinsic increase biotic potential भी इसको कहते हैं b minus d birth rate minus death rate इसका फॉर्मूला होता है how does it increase and decrease in the value of r affect the population size so कैसे इसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज होने से पॉपुलेशन का साइज बढ़ता कम होता है वो यहाँ पर हम देखेंगे so it is the natural increase and overall per rate of population growth is influenced by birth rate and death rate by dt is equal to rn and it is also b minus d that was I was telling you r is the b minus d and with the birth rates the population size will increase with the death rate the population size will decrease and this is the equation. The R value is calculated by finding the difference between instantaneous per capita birth and death and the parameter R can be compared to इंटरेस्ट रेट की तरह कंपेयर किया जा सकता है जो कि कंपाउंडेड कंटिन्यूसली कंपाउंडेड एंड रेट इज द कंटिन्यूअस ग्रोथ रेट पर डॉलर इंटरेस्ट तो आर इज इंट्रिंसिक रेट इट इज अ रेट बर्थ रेट एंड डेथ रेट का माइनस है ये
instantaneous rates averaged over individual, that is per capita rates. Now next we will again come to our question. The diagram is given of, and we have to label the A, B, C, D, E, and F. So in this diagram, this is the monocot seed diagram, and in this the parts which are given is, we can label them. D part is given as the scutellum, which is the single embryo. C part is given as coleoptile, which is the leaf-like structures on the shoot cap. Then F is given is the plumule region, and A is the epiblast, then B is the coleoptile. Sorry, it is the B is the root radical part, hypocotyle, and then above that there is a foliar covering, which is a rhiza. Fertilized egg is the blueprint of future development. We can say that it is having the DNA from father and the mother, and it because DNA is coding all the characters, so therefore it is a blueprint of future development. Explain the Cornell-Elegant field experiment. Cornell-Elegant field experiment में क्या हुआ था कि जब Cornell-Elegant field experiment ने starfish और they have done the experiment on the Scotland, I think, intertidal regions of Pisasters, barnacles. So, barnacle Balanus or Clathalmus. So, in this upper intertidal zone, Balanus desiccation in this zone allowing Clathalmus to survive. So, जब Balanus जो कि ज्यादा लार्ज बार्निकल था, वो अब जिस जोन में नहीं रहता था और वो जिस जोन को अवॉइड करता था, उसके अंदर ऑलरेडी क्लैथैलमस थ्राइव करता था. मिडल इंटरटाइडल जोन वेयर इट कैन सर्वाइव बैलेनस आउट कम्पीट्स क्लैथैलमस. ऑन लोअर इंटरटाइडल जोन में बैलेनस सब्जेक्ट टू द प्रिडेशन टू द लोअर टाइडल जोन. बैलेनस प्रिडेशन का सब्जेक्ट हो जाता था लोअर इंटरटाइडल जोन में. तो ये दोनों कंपीटिंग स्पीशीज थे, बैलेनस और कैथैलमस. इसके बारे में कॉर्नल फील्ड एक्सपेरिमेंट है. तो यहाँ पर आपको दिखेगा हाईएस्ट टाइड, लोवेस्ट टाइड, एंड कैसे जो कि बैलेनस बैलेनोइड्स और कैथैलमस स्टेलेटस था, वो आपस में कॉम्पिटिटर थे एक दूसरे के. और क्योंकि बैलेंस डेसिकेट हो जाता था अपर इंटरटाइडल जोन में, तो वो कैथैलमस को सरवाइव करने देता था. और मिडल इंटरटाइडल जोन में जहाँ पर वो सरवाइव कर रहा था, बैलेंस वो कैथैलमस को सरवाइव नहीं करने देता था स्पेस से के लिए. एंड लोअर इंटरटाइडल जोन में बैलेंस प्रेडेशन से सब्जेक्ट हो जाता था. तो ये कॉर्नल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट है, जो कि ये बताता है, इकोलॉजिस्ट जोसेफ कॉर्नल ने 2 बार्निकल्स को स्टडी किया, कैथैलमस को और बैलेनस को, जिन्होंने अपनी अपनी स्ट्रैटिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई रॉक की कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड पे. कैथैलमस spread into the region formerly occupied by बैलेनस. जब बैलेनस अपने नीश को रियलाइज कर लेता है, तो कैथैलमस को जगह मिल जाती है और कैथैलमस फिर अपने नीश को हाई टाइड के जोन में सरवाइव कर लेता है. तो दिस इज द कॉर्नल फील्ड एक्सपेरिमेंट. What was Stanley Miller and Harold C. Urey experiment? Stanley Miller and Harold C. Urey and Miller experiment आपको पता है, इन्होंने आर्टिफिशियली अर्थ पे, प्रिमिटिव अर्थ का जो टेम्परेचर था, उसको इन्होंने हाइपोथेसिस बताई ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ अर्थ की.
तो यूरे एंड मिरर एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने देखा कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर हम किसी स्पार्क चेम्बर में स्पार्क करें गैसेस के मिक्सचर को, और जैसे कि वाटर वेपर्स, अमोनिया, इनको अगर हम करें तो कैसे हम अपने ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स बना सकते हैं। ये यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट था। एंड टू वैक्यूम पंप, स्पार्क चैम्बर कनेक्टेड था हीट सोर्स से, और हीट सोर्स स्पार्क चैम्बर एक ग्लास के थ्रू कनेक्टेड है, आप देख रहे हो। यहाँ एक वैक्यूम पंप भी है, और यहाँ के वेपर्स जब हीट हो रहे हैं तो वो दूसरे चैम्बर में आ पा रहे हैं, एंड उसके अंदर जो ठंडे किए जा रहे हैं, और ठंडे करके उन वेपर्स को जब यहाँ पर ट्रैप के अंदर जब इनको ऑर्गेनिक इसका केमिकल एनालिसिस किया गया तो पता चला कि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे। जब इन गैसेस के अंदर बॉन्डिंग करी, स्पार्किंग से इनके अंदर रिएक्शंस करवाए, तो तब यूरो मिलर एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि अर्ली अर्थ पे जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उसी से ही केमिकल बेसिस लाइफ की है, और केमिकल से लाइफ बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डू फ्लॉक्स एक्टिवेटेड स्लज हेल्प इन सीवेज ट्रीटमेंट। फ्लॉक्स और एक्टिवेटेड स्लज कैसे सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए इंटरफेरेंस का, कि किस तरह से आरएनए इंटरफेरेंस से मेलोडोगाइनिन इनकॉग्निटा इन्फेक्शन टोबैको प्लांट से बच पाया, एंड व्हाट इज इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का क्या मतलब। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है कुछ इन सिटू कंजर्वेशन। फ्लॉक्स आप जानते हो, ये ऑर्गेनिक बैक्टीरियाज, एल्गे और फंगस के फिलामेंटस एल्गेज एंड फंगस के प्रोटोजोआंस के कलेक्शन होते हैं। और एक्टिवेटेड स्लज इसको ऐसे ये ऐसा ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि ऑर्गेनिक मैटर जो वेस्ट वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिग्रेड करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो उसको एरोबिक डिग्रेडेशन करता रहता है। और जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड होता है वाटर क्लीन होता रहता है। तो ये आपको पता है कि फ्लॉक्स और एक्टिवेटेड स्लज सीवेज ट्रीटमेंट में बीओडी को रिड्यूस करते हैं। तो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूसेस। आरएनए इंटरफेरेंस कैसे हेल्प करती है।
मेलोडिगाइनी इनकॉग्निटा की। तो दिस इज व्हेन वी हैव एसेंशियल प्रोटीन का जो एसेंशियल प्रोटीन की जो जीन होती है, जब हम उसको मेलोडिगाइनी इनकॉग्निटा राउंड वॉर्म है उसके एसेंशियल प्रोटीन की जीन को जब हम रखते हैं टोबैको प्लांट में, तो वो डबल स्ट्रैंडेड डाइसर बनाती है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाती है, जिस डाइसर प्रोटीन उसके छोटे छोटे पीसेस कर देता है। क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी भी क्या नहीं होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी भी किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी ऑर्गेनिज्म में कभी भी रहता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं हो पाता, क्योंकि वो डिफेंस मैकेनिज्म है ऑर्गेनिज्म का। तो जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, डाइसर प्रोटीन से छोटे छोटे पीसेस में क्लीव कर देता है, और स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए को जब नीमेटोड इनटेक करता है, प्लांट सेल में छोटे छोटे स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बन रहे हैं। ये प्लांट सेल का डायग्राम है जिसके अंदर आप देख रहे हो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है और स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बन रहे हैं। जब ये नीमेटोड लेता है, इनगल्फ करता है, तो उसके अंदर पहुंचते हैं ये, और उस नीमेटोड के अंदर ये डबल स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जब क्लीव होते हैं और आरएनए इंटरफेयरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, रिस्क कॉम्प्लेक्स अनजिपिंग द सिंगल स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, तो क्लीव्ड एमआरएनए, इसका एमआरएनए भी क्लीव हो जाता है, टारगेट एमआरएनए क्लीव हो जाता है, तो रूट नॉट नीमेटोड भी मर जाता है, क्योंकि इसके जो प्रोटीन्स हैं वो क्या होने लगते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं। रूट ऑफ nematode, endoparasitic nematode feeds and produce inside the root, and nematode soil के अंदर लोकेट करता है होस्ट को। Chemosensitory receptor nematode respond to chemical cues, nematode invade the plant and compartment cues। एक्टोपैरासाइट्स को मारने का एक टेक्निक है आरएनए का। तो इसमें इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में कंजर्व कर रहे हैं तो वो इन सिटू कंजर्वेशन कहलाते हैं। जैसे नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनमें जब हम करते हैं कंजर्वेशन, तो दैट आर कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशंस। एंड we can have wildlife sanctuaries in that. In situ conservation techniques are the techniques in which the organism is protected in their natural environment. इसे ट्रैक करके नंबर पे लाइए 430। The conservation of ecosystem, natural habitat, and maintenance and recovery of viable production of species in their natural surroundings, इसको in situ conservation बोलते हैं। एंड इसके अंदर नेचुरल सराउंडिंग्स में ऑर्गेनिजम्स को एंड डोमेस्टिकेटेड कल्टीवेटेड स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है। इसके अंदर
सारे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एग्जांपल्स हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज भी इसी के एग्जांपल्स हैं। हैबिटेट रिस्टोरेशन, तो ये इन सिटू कंजर्वेशन के टाइप्स हैं। इन सिटू कंजर्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, during the argument between biology student, Raman said during the course of evolution DNA was chosen over RNA because former has stable structures and less reactive। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में एवोल्यूशन के दौरान ऐसा जेनेटिक मटेरियल लिया गया क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, प्लस रिएक्टिव भी है कंपेयर टू लेटर। आरएनए अनस्टेबल क्यों है बताना है, क्योंकि उसके अंदर यूरेसिल मिलता है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। उसके जो शुगर होती है राइबोज शुगर होती है जिसमें 3' पे भी OH ग्रुप होता है। ये सब रीजन आपको देने हैं। गिव एविडेंस दैट आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए राइबोजाइम के फॉर्म में आप बता सकते हो कैटालाइटिक एक्टिविटीज भी करता था, और कुछ रेट्रोवायरसेस भी हैं जिनका आरएनए जीनोम है। तो और कुछ प्लांट वायरसेस भी आरएनए होते हैं। ह्यूमन कंटेन आरएनए, यस आरआरएनए, एमआरएनए उनके फंक्शन होते हैं। एमआरएनए अगर ह्यूमन के अंदर है तो वो किसी जीन का मैसेज लेकर आता है और प्रोटीन बनाता है। टीआरएनए अगर है तो ट्रांसफर आरएनए की तरह अमीनो एसिड्स को लेकर आता है और प्रोटीन बनने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, जैसे 30 कोरोना वायरस लॉकडाउन के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। एंटीबायोटिक्स क्यों काम नहीं करती है माइक्रोब्स पे। देन ब्रीफली रिकॉम्बिनेंट डीएनए के स्टेजेस बतानी है। डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन देना है, कनेक्शन बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ एनर्जी एंड बायोमास। देन यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी के बीच में बताना है डिफरेंस। 3 टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बताने हैं। क्रोमोसोमल कंडीशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। मलेरिया पैथोजन की लाइफ साइकिल पे एक क्वेश्चन है। मेजर सिम्टम है फीवर्स और चिल वाला। गैमेटोजेनेसिस पे क्वेश्चन है मेल और फीमेल में। फ्लो चार्ट बना के आप कंपैरेटिवली दिखा सकते हो इन दोनों का। स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, स्टेप्स आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के चैप्टर 6 में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये पूरा क्वेश्चन पेपर एज अ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया प्री बोर्ड के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यही आपका बोर्ड पैटर्न है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। More such sample papers you can practice and prepare for your boards exam.